Welcome to the world of Fire Academy. हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्राइमरी एक्टिविटीज़। ठीक, तो आइए देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए अच्छे से समझते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर को समझने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि चैप्टर आपका कंप्लीट भी हो जाए और अच्छे से समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें जो है चैप्टर का नाम है प्राइमरी एक्टिविटीज़। ठीक, तो इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट दिया हुआ है वो दिया है ह्यूमन एक्टिविटीज़ व्हिच जनरेट्स इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो कह रहा है ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो इनकम जनरेट करती हैं उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर कहता है जिस ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उनका नाम क्या क्या है वो भी देखते हैं। तो पहला है प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शियरी एक्टिविटीज़ एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। ये चारों हमारे पार्ट्स हैं उसके क्या कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम देखेंगे पीपल इंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स। रेड कॉलर वर्कर्स ड्यू टू द आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। तो कहा जाता है कि जो लोग प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका जो काम का नेचर है वो आउटडोर है, आउटडोर वर्क रहता है उनका, इसीलिए उनको रेड कॉलर वर्कर्स बोला जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और लर्न कर लीजिए कि प्राइमरी एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं उनको हम रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पहला टॉपिक कि प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होता है। तो देखते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट। डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट, तो कह रहा है जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट होती हैं। मतलब कहने का कि हम नेचर की चीज़ों को यूज करके प्राइमरी एक्टिविटीज को करते हैं। मतलब जो प्राइमरी एक्टिविटीज में जो वर्क होता है, जो प्रोडक्शन होता है और जो प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो सब नेचर से किए जाते हैं, इन्वायरमेंट से ही किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्वायरमेंट जो है मेन रोल रहता है इन्वायरमेंट का प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। तो ये हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट हो जाता है कि प्राइमरी, ये डिफिनीशन भी हम ये मान सकते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट रहती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं आगे दिया हुआ है दीज रिफर्स टू यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड मिनरल्स। तो कह रहा है लैंड हो गया, वाटर हो गया, वेजिटेशन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? इन्वायरमेंट से मिलती हैं, नेचर से मिलती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं तो हम वो इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज, ये जो जितने भी वर्क दिए हुए हैं, एक्टिविटीज दी हुई हैं, सब प्राइमरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। इसमें हंटिंग और गैदरिंग भी इंक्लूडेड है, पास्टोरल एक्टिविटीज, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वायरिंग, ये सब हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम ये सारे जो नेचुरल वर्क हैं, जो इन्वायरमेंट के अंडर में ये वर्क होते हैं, इसीलिए हम प्राइमरी एक्टिविटीज को नेचुरल एक्टिविटीज के थ्रू जोड़ देते हैं। ठीक, आगे देखते हैं इसका जो सब टॉपिक है प्राइमरी एक्टिविटीज का, वो है हंटिंग एंड गैदरिंग। मतलब ये क्या होता है? ठीक, तो इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है हमारा? दिया हुआ है हंटिंग एंड गैदरिंग आर द ओल्डेस्ट प्रिमिटिव एक्टिविटीज ऑफ द मैन। कह रहा है जो हंटिंग एंड गैदरिंग है वो ओल्डेस्ट प्रिमिटिव एक्टिविटीज है, जो बहुत पुरानी और प्रचलित एक्टिविटीज हैं। ठीक है, पुरानी और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि ओल्ड तरीके से करी जाने वाली एक्टिविटीज है हंटिंग और गैदरिंग, काफ़ी पुराने समय से चलती आ रही हैं, उन्हीं को हम ओल्डेस्ट प्रिमिटिव एक्टिविटीज बोलते हैं। तो इसके बाद फिर अगला जो पॉइंट है देखेंगे
अर्ली मैन लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड सस्टेन लाइफ बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट और एडिबल प्लांट्स। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये कह रहा है जो पहले जो आदमी और जो मनुष्य रहते थे, ह्यूमन बींग्स रहते थे, वो एनिमल्स को मार के अपनी लाइफ को सरवाइव करते थे और एडिबल प्लांट्स को यूज करके अपनी लाइफ में सर्वाइवल करते थे। मतलब उनका जो जीवन यापन है वो एनिमल्स को मार के उनको खाने से और एडिबल प्लांट्स को खाने से होता था। ऐसे ही उनका सर्वाइवल होता था। ठीक है, इसके बाद हम अपना अगला पॉइंट देखेंगे। तो ये दे रहा है, अर्ली ह्यूमन बींग्स प्रैक्टिस दीज एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स मेड ऑफ स्टोन, पिक्स और एरोज, सो द नंबर ऑफ एनिमल्स किल्ड वाज लिमिटेड। तो कह रहा है जो पुराने समय में जो लोग होते थे वो अपना जो शिकार मतलब हंटिंग वगैरह करते थे वो काफ़ी प्रिमिटिव टूल्स के थ्रू करते थे। जैसे कि वो पत्थर के टूल्स होते थे, एरोज वगैरह होते थे, सब पत्थर के होते थे। और जो पिक्स है, एरोज है, ये मेड ऑफ स्टोन, सब मतलब स्टोन्स के टूल्स यूज करते थे, जिसकी वजह से हंटिंग काफ़ी कम मात्रा में लिमिटेड होती थी। इसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है और फॉरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहता था और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। ठीक है, बट फिर इसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है, बट नाउ मॉडर्न इक्विपमेंट्स लीड टू वाइड स्प्रेड ऑफ पोचिंग ऑफ एनिमल्स ड्यू टू व्हिच हंटिंग इज डिक्लेयर्ड इलीगल। कह रहा है जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं उनकी वजह से आजकल हंटिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, पोचिंग भी बोल सकते हैं हम इसको यहाँ पे। तो कह रहा है जो पोचिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने लगी है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होने लगी है, जिसकी वजह से जो हमारे कुछ एनिमल्स हैं वो गायब होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पेसीज, जो विलुप्त हो रहे हैं। तो इसकी वजह से हंटिंग को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि हंटिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रही थी मॉडर्न इक्विपमेंट्स की वजह से, जिनकी हेल्प से हंटिंग करना काफ़ी आसान हो गया था। तो इसकी वजह से जो हमारा जो हंटिंग है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और एनिमल्स विलुप्त होने लगे थे। तो इसी वजह से जो है हंटिंग को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, ये लिखा हुआ है हंटिंग इज डिक्लेयर्ड इलीगल। इसके बाद हम अपना अगला पॉइंट देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। अगले पॉइंट में दिया है, गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन हाई लैटिट्यूड जोन्स। कह रहा है गैदरिंग जो है वो हाई लैटिट्यूड जोन्स में प्रैक्टिस करी जाती है, जहाँ पे जिनका एरिया का नाम दिया हुआ है, जैसे कि नॉर्थ कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया, सदर्न चाइल्ड एंड कुछ लो लैटिट्यूड एरियाज भी हैं, जोन्स भी हैं, जिनमें गैदरिंग प्रैक्टिस की जाती है, जैसे कि अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, इंटीरियर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इंटीरियर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है जो वो है, दिस एक्टिविटी रिक्वायर्स स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। कह रहा है ये जो हंटिंग एंड गैदरिंग एक्टिविटीज हैं ये काफ़ी लो लेवल के इन्वेस्टमेंट पे परफॉर्म करी जा सकती हैं और इसमें काफ़ी लो लेवल की टेक्नोलॉजी भी यूज करी जा सकती है। इसमें कोई हाई लेवल टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, और इसमें काफ़ी लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी इनफ होता है, ज़्यादा अमाउंट मतलब जहाँ यहाँ पे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जो उसको देखेंगे। तो यहाँ पे दिया वैल्यूएबल प्लांट्स, लीव्स, बार्क्स आर कलेक्टेड एंड आफ्टर सिंपल प्रोसेसिंग दे आर सोल्ड इन लोकल मार्केट्स। These products cannot compete in the world market. Synthetic products are lower in price and of better quality. तो कह रहा है कि लोग वैल्यूएबल प्लांट्स, लीव्स, बार्क्स को कलेक्ट करते थे और एक सिंपल सी प्रोसेस करने के बाद उनको मार्केट में, लोकल मार्केट में सेल करते थे। और ये जो प्रोडक्ट होते थे ये वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट करने के लायक नहीं थे, क्योंकि ये उस लेवल पे कम्पीट कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि इनकी एक तो क्वालिटी काफ़ी कम होती थी और इनका जो प्राइस होता था ज़्यादा होता था, और मार्केट में जो थे सिंथेटिक प्रोडक्ट आ चुके थे, जिसकी वजह से उनका प्राइस कम रहता था और बेटर क्वालिटी रहती थी, जिसकी वजह से हमारा जो नेचुरल प्रोडक्ट है वो कम हो गया यूज होना। ठीक करिए, प्रैक्टिस करिए, और मैं आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और उतने अच्छे से आपका एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि मैथ केवल प्रैक्टिस से होगा। अगर आप उसको देखेंगे और पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस जितना करेंगे और लिख के और मैथ में फिल करके उतना ही ज़्यादा अच्छे से इसका प्रिपरेशन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके बाद हम अपना अगला पेज देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है पास्टोरलिज्म। पास्टोरलिज्म क्या होता है तो देखते हैं। दिस मीन्स डोमेस्टिकेशन एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन पास्चर्स। दिस इज कैरिड आइदर एट सबसिस्टेंस लेवल नोन एज नोमैडिक हर्डिंग और एट कमर्शियल लेवल नोन एज
कॉमर्शियल लिव स्टॉक रियरिंग। तो पास्टोरिज्म होता है एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर लैंड एरिया पे, उसको हम बोलते हैं पास्टोरलिज्म। और सब्सिस्टेंस लेवल पे जब उसको हम क्या कहते हैं डोमेस्टिकेशन करते हैं तो नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं। और अगर कॉमर्शियल लेवल पे करते हैं तो उसको हम कॉमर्शियल लिव स्टॉक रियरिंग बोलते हैं, ठीक। और सब्सिस्टेंस लेवल का मतलब होता है अपने घर यूज के लिए, अपने यूज के लिए, मतलब अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जैसे मिल्क वगैरह हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स की फुलफिलमेंट हो गई। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो अगर आप डोमेस्टिकेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस लेवल का डोमेस्टिकेशन। और अगर आप बिजनेस पर्पज से करते हैं, बिजनेस पर्पज से अगर डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का करते हैं तो वो हो जाता है कॉमर्शियल लिव स्टॉक रियरिंग, ठीक। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, उसका है नाम है नोमैडिक हर्डिंग। क्या नाम है? नोमैडिक हर्डिंग। इसको हम पास्टोरल नोमैडिज्म भी बोलते हैं। नोमैडिक हर्डिंग को हम पास्टोरल नोमैडिज्म भी बोलते हैं। इसके बाद दिया है हमारा, इट इज प्रिमिटिव एक्टिविटी वेयर हर्डर्स मूव विद देयर लिव स्टॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। तो ये काफी प्रिमिटिव पुरानी एक्टिविटी है जिसमें जो हार्डर्स होते थे वो अपने लिव स्टॉक्स को, मतलब अपने जानवरों को, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे उनको एक जगह से लेकर दूसरी जगह को जाते थे और पानी और खाने की खोज में, मतलब फूड और वाटर के सर्च करने के लिए कि कहाँ पे हमारे एनिमल्स को और हमको प्रॉपर तरीके से फूड और वाटर मिल सकता है, वहाँ उस जगह को ढूंढते थे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते थे? नोमैडिक हर्डिंग बोलते थे। फिर इसका दिया है, दे रिलाई ऑन एनिमल्स फॉर फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। कह रहा है वो टोटली डिपेंडेंट होते थे किस पर? एनिमल्स पर। किस किस चीज़ों के लिए? फूड के लिए, क्लॉथिंग के लिए, शेल्टर के लिए मतलब रहने के लिए, टूल्स के लिए और ट्रांसपोर्ट्स के लिए। फूड तो मान लो मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, मीट हो गया, क्लॉथिंग हो गया, जो सीप से उसके बालों से जो ऊन बनता है, वूल बनता है, उससे हम कपड़े बनाते हैं, ठीक है। टूल्स हो गया, उनके उनकी हड्डियों से काफ़ी तरीके के टूल्स बन जाते हैं और उनकी चमड़ी से काफ़ी तरीके की टूल्स और इम्पोर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं। और ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है, बैल हो गया और जो हमारा डंकी हो गया, इनसे हम अपना ट्रांसपोर्ट भी कवर करते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद है, डिपेंडिंग ऑन जियोग्राफिकल फैक्टर्स डिफरेंट एनिमल्स आर रेयर इन डिफरेंट रीजन्स। तो ये कह रहा है यहाँ पे जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है डोमेस्टिकेशन को। कैसे करता है? वो एरिया के अकॉर्डिंग एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए जाते हैं। हर एरिया का अलग अलग एनिमल होता है, कोई भी एनिमल किसी भी एरिया में सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग लोग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एरिया दिया हुआ है और उससे रिलेटेड एनिमल्स दिए हुए हैं जो वहाँ पे डोमेस्टिकेट किए जा सकते हैं, ठीक। तो जैसे दिया है, कैटल्स इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, सीप्स, गोट्स, कैमल्स इन सहारा डेजर्ट है जो हमारा, एशियाटिक डेजर्ट, ये दोनों जगह, ये तीनों चीज़ें ये दोनों जगह डोमेस्टिकेट की जा सकती हैं, ठीक। याक एंड लामास इन तिब्बत एंड एंडीज, ये दोनों जगह पे डोमेस्टिकेट किए जा सकते हैं। रेंडियर इन आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज। अदर एरियाज इंक्लूड मंगोलिया है, सेंट्रल चाइना, यूरेशिया, साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड मैडागास्कर। ये भी काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि हर जगह अलग अलग तरीके के एनिमल्स जो है डोमेस्टिकेट किए जाते हैं। कोई भी एनिमल्स कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकता। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है मंगोलिया है, ये इधर मंगोलिया हो गया हमारा, चाइना भी इसी में आ जाता है, ये चाइना कवर हो गया इधर। और साउथ वेस्ट अफ्रीका है तो ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट अफ्रीका, ठीक। और आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज में ये आ जाता है ऊपर। तो यही हमारा है जो है, तो ये एरियाज हो जाते हैं। और ये भी मैप हमारा इंपॉर्टेंट है। सारे मैप जितने भी हैं चैप्टर्स में और पूरी बुक में सारे मैप इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इस मैप को भी आप अच्छे से पढ़ें और प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने अभी बताया, तो पहले नाम को लर्न करिए कि आर्कटिक और सब आर्कटिक एरियाज कहाँ पे होता है। इतना अगर आप लोगों को याद हो जाता है तो यहाँ इसमें नाम नहीं पूछता है, वो क्या कहते हैं, इसमें फिल करने के लिए नहीं आता है, खाली नाम पूछता है, जगह पहले से इसमें दी हुई होती है, फिल करी हुई। और आपसे केवल नाम पूछेगा कि ये कौन सा एरिया है, तो आपको केवल एरिया का नाम बताना है। तो अगर आप उस एरिया को पहचान के रखते हैं तो उसमें आप नाम अच्छे से बता सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा कॉमर्शियल लिवस्टॉक रियरिंग, जो अभी हमने नोमैडिक हर्डिंग के उसमें पढ़ा, पास्टोरलिज्म में। तो ये हमारी एक कॉमर्शियल एक्टिविटी।
तो अगला टॉपिक है हमारा कॉमर्शियल लिव स्टॉक रियरिंग, जिसका पहला पॉइंट है दिस प्रैक्टिस इज एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कल्चर। तो जो हमारा कॉमर्शियल लिव स्टॉक रियरिंग है वो वेस्टर्न साइड जैसे कि यूरोप के साइड में, यूरोप एरिया में ज़्यादा होता है। ठीक, अगला पॉइंट क्या देखेंगे, इट इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव। ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड मतलब प्लान्ड होता है और इसमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट काफ़ी होता है। अगला पॉइंट है दिस एक्टिविटी इज डन ऑन वास्ट ब्रांचेस दैट आर परमानेंट। ये काफ़ी बड़े फील्ड एरिया में होता है और ये इसका मतलब जो एरिया होता है परमानेंट होता है, डिसाइडेड होता है कि ये इसी के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्टिविटी काफ़ी ह्यूज अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, तो ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि कोई इंसान करे उसको कुछ दिन के बाद छोड़ दे। ठीक है, तो काफ़ी लंबे समय के लिए होता है, तो इसीलिए ये परमानेंट डिसाइडेड होती है कि ये काम के लिए यही लैंड एरिया और यही वास्ट एरिया रैंच है, जिसे हम लैंड एरिया को छोटे मतलब एक पर्टिकुलर लैंड एरिया को रैंचेस बोल देते हैं। ठीक है, तो डिसाइडेड होता है, फिक्स होता है कि इस एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी विद द एम्फेसिस ऑन ब्रीडिंग, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल, हेल्थ केयर इज डन। कहने का मतलब जो यहाँ पे काफ़ी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई हैं उनकी हेल्प से ब्रीडिंग है, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट है, डिजीज कंट्रोल है, हेल्थ केयर इज डन। मतलब कहने का ये काफ़ी चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के यूज से। ये जो चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे ये सारी, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई हैं। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ है हमारा प्रोडक्शन ऑफ मीट, वूल, हाइड्स इज डन एंड एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट्स। कह रहा है जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज हैं उनकी हेल्प से प्रोडक्शन, मीट का प्रोडक्शन है, वूल का है और ये हाइड्स का इज डन मतलब होने लगा है और एक्सपोर्ट होने लगा है ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में। कहने का मतलब जो टेक्नोलॉजीज की वजह से सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होने लगा है और वर्ल्ड मार्केट में भी एक्सपोर्ट होने लगा है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम देखेंगे क्या दिया है, सीप, कैटल, गोट एंड हॉर्सेज आर रेयर्ड इन रैंचेस। जो ये सारे एनिमल्स हैं वो रैंचेस में रियर्ड किए जाते हैं, मतलब डोमेस्टिकेट किए जाते हैं, पाले जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ये यहाँ पे एरिया दिए हुए हैं कि किस किस एरियाज में ये एक्टिविटीज होती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे हो गया, साउथ वेस्ट अफ्रीका हो गया, वेस्टर्न यूएस हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया और मेजर सेंटर ऑफ कॉमर्शियल लिव स्टॉक रियरिंग। तो ये जो जितना भी एरिया दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक ये ना, ये कॉमर्शियल लिव स्टॉक रियरिंग का एक मेजर एरिया है। ठीक है, इसका जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका मैप दिया हुआ है, तो ये देखेंगे जैसे हमारा पहला ऑस्ट्रेलिया है तो ये हमारा इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर इसका न्यूजीलैंड है तो ये छोटा सा हमारा देखता हूँ, रुक जाइए, ये दिया हुआ है न्यूजीलैंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल से दाएं साइड राइट हैंड में। तो ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में दिया हुआ है न्यूजीलैंड। अर्जेंटीना हो गया हमारा, ठीक है, उरुग्वे हो गया, साउथ वेस्ट अफ्रीका हो गया, वेस्टर्न यूएस हो गया, तो ये हमारा वेस्टर्न यूएस हो गया। ठीक, और ये हमारा सेंट्रल एशिया हो गया। ठीक, और साउथ वेस्ट अफ्रीका ये हो गया और हमारा जो अर्जेंटीना का पार्ट है ये वाला अर्जेंटीना है। ठीक है, ये जो साउथ अमेरिका का ये पार्ट है हमारा अर्जेंटीना का पार्ट है। तो ये कॉमर्शियल लिव स्टॉक रियरिंग का जितना भी मैप है ये हमारा हो गया। इसको आप अच्छे से पढ़ें, वर्ड मैप में जो भी आएगा सब केवल नाम पूछेगा, फिर पहले से रहेगा उसमें, और एग्जाम में चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपका प्री बोर्ड हो कोई भी एग्जाम हो उसमें केवल आपसे वर्ड मैप में नाम पूछेगा कि एक एरिया कौन सा एरिया का, जैसे मान लीजिए बोल देगा, मान लीजिए जैसे हमारा एरिया है कमर्शियल लिव स्टॉक रियरिंग का एरिया, सारे एरियाज हैं, तो इसमें पूछेगा कि इनमें से मतलब जो है यहाँ पे दे देगा, ये एरिया दे देगा मैप में, बोलेगा कि ये एरिया का नाम बताओ कि कमर्शियल लिव स्टॉक रियरिंग का ये एरिया है जो उसका क्या नाम है। या फिर पूछ लेगा ये जो एरिया है कमर्शियल लिव स्टॉक रियरिंग में मतलब किस उसमें आता है, क्या कहते हैं, किस महाद्वीप में आता है, किस कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, तो ऐसे पूछता है। ठीक, इसके बाद हमारा जो अगला पेज है वो देखेंगे हम, ये आ गया हमारा अगला पेज। एक ठीक, तो अगला पेज में हमारा अगली स्लाइड में दिया है क्या टॉपिक है, एग्रीकल्चर। ठीक, तो हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो यहाँ पे दिया है एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस अंडर द मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। तो कह रहा है एग्रीकल्चर के लिए फिजिकल, अच्छी फिजिकल कंडीशन होनी चाहिए, मतलब वहाँ की मिट्टी वगैरह अच्छी होनी चाहिए और वहाँ का जो है सोशल इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए।
वहाँ के लोग अच्छे होने चाहिए जो सपोर्ट कर सकें। ऐसा नहीं है ना कि आप फसल लगा दें और वो अपने जानवरों को, मवेशियों को छोड़ दें तो आपकी फसल पूरी बर्बाद कर दें। ठीक है, तो मतलब वहाँ का सोशल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। इसी को बोलते हैं फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। और इकोनॉमिक कंडीशन भी दिया हुआ है, मतलब कहने का अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा कैपिटल होना चाहिए जिससे आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। बीज है, खाद है, इन सारी चीज़ों में, और इरिगेशन के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकें जिससे आप अच्छा प्रोडक्शन आपको मिले। ठीक है, तो बस उसी को एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस अंडर द मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। जहाँ पे फिजिकल, सोशियो एंड इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है वहीं पे एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जाता है। ठीक, आगे दिया है which gives rise to different types of agriculture system, जो हमें कई तरीके के एग्रीकल्चरल सिस्टम को परफॉर्म करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और उसको इम्प्रूव करने में और ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसका दिया हुआ है बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ फार्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप आर ग्रोन एंड लिव स्टॉक रेस्ड, द फॉलोइंग आर द मेन एग्रीकल्चर सिस्टम। यहाँ पे दिया है कि ये सारे, यहाँ पे कुछ फार्मिंग के, एग्रीकल्चर के कुछ पार्ट डिवाइड करके दिए हुए हैं, तो हम देखते हैं। यहाँ पे फार्मिंग दी हुई है जिसके दो पार्ट होते हैं, देखेंगे जिसके दो पार्ट होते हैं देखेंगे कि पहला जो है हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गया, दूसरा हो गया कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक, अब यहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग के भी डिवाइडेड है पार्ट फर्दर आगे करके। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के दो पार्ट डिवाइडेड हैं, क्या नाम है, इंटेंसिव फार्मिंग एंड प्रिमिटिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग एंड प्रिमिटिव फार्मिंग। ठीक, अब इसके बाद हमारा जो सब्सिस्टेंस के दो पार्ट हैं और इनमें से जो इसका प्रिमिटिव वाला पार्ट है उसके भी दो पार्ट डिवाइडेड हैं, उनका नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हार्डिंग। ठीक, अब इसी तरह हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग के भी तीन पार्ट डिवाइडेड हैं, तो देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला है कॉमर्शियल ग्रेन, दूसरा है मिक्स्ड फार्मिंग, तीसरा है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो ये हमारे पार्ट डिवाइडेड हैं। अब आगे देखेंगे इसके जो एग्रीकल्चर या फार्मिंग के जो पार्ट हैं उनको डिस्क्राइब किया हुआ है, देखेंगे कि क्या कहता है। तो जो फार्मिंग का जो पहला टाइप है वो क्या है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो देखेंगे कि क्या होता है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इसका पहला पॉइंट दिया है, इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स कंज्यूम ऑल और नियरली ऑल ऑफ द प्रोड्यूस एज द साइज ऑफ द फार्म इज वेरी स्मॉल। कह रहा है सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो फार्मर्स होता है, जो जितना प्रोड्यूस करता है वो पूरा कंज्यूम कर जाता है। वो अपने मतलब अपनी नीड्स के लिए, अपने कंज्यूम करने के लिए ही प्रोड्यूस करता है, एग्रीकल्चर करता है। और उसका जो लैंड एरिया होता है वो भी काफी स्मॉल होता है, लैंड साइज स्मॉल होता है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अभी हमने देखा कि जैसे कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग को दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो अब हमारा जो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का जो अगला पॉइंट है उसका नाम, उसको देखते हैं। तो डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू इट इन डिफरेंट प्लेस लाइक मिल्पा सेंट्रल अमेरिका एंड मेक्सिको, झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, लद्दाख इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो कह रहा है कि जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है या फार्मिंग है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बोली जाती है या अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। जैसे हमारा मिल्पा है, वो मिल्पा नाम से इसको जाना जाता है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है, मिल्पा नाम से। कहाँ जाना जाता है, सेंट्रल अमेरिका एंड मेक्सिको, इस जगह में, इन दोनों जगहों में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को मिल्पा नाम से जाना जाता है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, मतलब असम साइड, अरुणाचल प्रदेश साइड, झूमिंग नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इंडोनेशिया और मलेशिया में इसको लद्दाख नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको आप लर्न करें, बुक से पढ़ के और वीडियो से देख के नोट करें। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो इसको स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी एग्रीकल्चर की फॉर्म है जहाँ पे लोग पुराने जो लोग रहते थे जंगल में, उनको वो जंगल के कुछ एरिया को काट के, पेड़ों को काट के प्लेन एरिया बनाते थे और वहाँ पे जो मिट्टी को जोत के और वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी बनाते थे, फर्टाइल मिट्टी बनाते थे, उसको एग्रीकल्चर वहाँ पे परफॉर्म करते थे। पेड़ों को काटते थे, उनको जला देते थे और उनकी जो राख निकलती थी वो क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में वर्क करती थी, फर्टिलाइजर की तरह काम करती थी। और वहीं पे जाके वो लोग उसको मिट्टी को खोदते थे और वहीं पे एग्रीकल्चर करते थे। और जब तक मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहती थी तब तक वो एग्रीकल्चर वहाँ पे परफॉर्म करते थे। और जैसे ही वहाँ की मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती थी तो वो लोग दूसरे एरिया पे माइग्रेट करके फिर दूसरे एरिया को यूज करते थे।
ऐसे ही वो लोग यूज करते थे। और जब दूसरा एरिया वो हो जाता था, इनफर्टाइल हो जाता था, तो अगले दूसरी जगह पे माइग्रेट करते थे। और कुछ सालों बाद जब पुराना वाला एरिया रिकवर हो जाता था, फर्टिलिटी रिकवर हो जाती थी, तो फिर उसी जगह पे वापस आ जाते थे वो लोग, ठीक है। इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोला जाता है। और स्लैश एंड बर्न, क्योंकि यहाँ पे पेड़ों को जला दिया जाता है, इसलिए स्लैश एंड बर्न बोला जाता है, ठीक। अगला पॉइंट है, कल्टीवेशन इज डन थ्रू प्रिमिटिव टूल्स बाय क्लियरिंग पैच ऑफ लैंड। तो प्रिमिटिव टूल्स के यूज से लैंड के कुछ पार्ट के एरिया को क्लियर किया जाता, साफ किया जाता था एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और कितने सालों के लिए, 3 से 5 सालों के लिए, 3 से 5 सालों बाद, मतलब एग्रीकल्चर परफॉर्म करते करते जब 3 से 5 साल के बीच का टाइम हो जाता था, तब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती